आज की कहानी एक ऐसी हैरतअंगेज और चौंका देने वाली चोरी के बारे में है जिसमें ना तो चोरों ने बैंक लूटा, ना ही किसी घर में चोरी की और ना ही कोई कार गायब की, बल्कि चोरों की इस गैंग ने मूविंग ट्रेन की बोगी में रखा महंगा और वैल्यूएबल गुड्स चुरा लिया। सबसे ज्यादा शॉकिंग वाली बात तो ये थी कि इन चोरों ने इन चोरियों को एक नहीं बल्कि कई बार अंजाम दिया और ये सभी चोरियां चलती हुई ट्रेन में की गई। जब तक लोगों को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन चोरियों को अंजाम देने वाला गैंग कोई मामूली गैंग नहीं था, बल्कि कई लोगों की एक टीम थी जो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से अपने काम को अंजाम देती थी। जब तक रेलवे अथॉरिटीज को इन चोरियों के बारे में पता चला तब तक कई मिलियन डॉलर्स का सामान गायब हो चुका था। जिस तरह से इस गैंग ने चोरियों की प्लानिंग की और जो तरीका उन्होंने अपनाया वो इतना हैरतअंगेज था कि जब पुलिस को इसके बारे में पता चला तब उनके पैरों तले जमीन सरक गई। यही वजह थी कि पुलिस को उनको पकड़ने में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो आखिर कैसे इस गैंग ने चलती हुई ट्रेन को लूटा और वो कैसे पुलिस के हाथ लगे, यह आपको हिला कर रख देगा। कहानी शुरू होती है न्यू जर्सी से, जहाँ दिसंबर की एक रात एक मालगाड़ी कई मिलियन डॉलर का सामान लेकर निकलती है। मगर इस ट्रेन का ड्राइवर इस बात से बेखबर था कि आगे चलकर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे वो कभी भूल नहीं पाएगा। ये मालगाड़ी स्टेशन से थोड़ी दूर ही निकली थी और इसकी स्पीड भी बहुत तेज नहीं थी। यही अंधेरे में पटरियों के किनारे कुछ लोगों का गैंग इस मालगाड़ी का इंतजार कर रहा था। ये मालगाड़ी जैसे ही थोड़ी स्पीड पकड़ती है उस गैंग के दो लोग फौरन बोगी के साथ दौड़ने लगते हैं। वो हैंडल पकड़कर बोगी में लटक जाते हैं और उसका लॉक तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। बोगी के अंदर घुसते ही वो बाकी लोगों को भी अंदर ले लेते हैं। जब ये मालगाड़ी दूसरे स्टेशन पर पहुंचती है तब तक इस मालगाड़ी से सारा कीमती सामान के चोर बिना कोई सबूत छोड़े गायब कर चुके थे। ये कोई पहली चोरी नहीं थी, बल्कि ये वो चोरियां थी जिसकी वजह से पुलिस परेशान थी। इस गैंग को कॉनरेल बॉयज के नाम से जाना जाता था और इसे पूरे अमेरिका का सबसे खतरनाक ट्रेन रॉबरी गैंग कहा जाता था। मगर सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब पुलिस इस गैंग के नाम के बारे में जानती थी उसके बावजूद ये गैंग इतने लंबे वक्त तक चोरियां कैसे कर रहा था। 1990 के दौर में ये मालगाड़ी ईस्टर्न अमेरिका के बिजनेस की लाइफलाइन हुआ करती थी, क्योंकि हर साल कई बिलियन डॉलर के कंज्यूमर गुड्स इनके जरिए एक से दूसरे शहर भेजे जाते थे। ये मालगाड़ी ज्यादातर न्यू जर्सी से गुजरती है क्योंकि वहाँ बड़े बड़े वेयर हाउसेस थे। इन वेयर हाउसेस में हर तरीके का कीमती सामान जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और डिजाइनर कपड़े होते थे। ये सारा काम कॉनरेल नाम की एक कंपनी करती थी जो उस रीजन की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी थी। उनका रेल नेटवर्क इतना बड़ा था कि वो अमेरिका के हर कोने तक सामान पहुंचाते थे। हालांकि ये उनके बिजनेस का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, मगर साथ ही साथ उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्हें हर बोगी को ट्रैक करना पड़ता था, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम था। जिन रेल यार्ड्स में ये बोगियां खड़ी होती थी वहाँ गार्ड्स और इलेक्ट्रिक फेंस तो थी, मगर बोगियां इतनी ज्यादा थी कि हर एक पर नजर रखना नामुमकिन था। और ये काम तब और मुश्किल हो जाता जब ये ट्रेन सफर में होती, जहाँ लॉजिस्टिक कंपनीज इन परेशानियों को सुलझा नहीं पा रही थी। वहीं कॉनरेल बॉयज को इसमें एक मौका दिखाई देने लगता है। वो पूरे लॉजिस्टिक सिस्टम और रेल यार्ड पर बहुत ही बारीक नजर रखने लगे। वो 3 बातों पर ध्यान दे रहे थे। पहला कि लॉजिस्टिक सिस्टम काम कैसे करता है, दूसरा कौन सी बोगी में सबसे कीमती सामान जाता है, और तीसरा कौन सा वक्त होता है जब सिक्योरिटी सबसे कम होती है। उनके टारगेट पर हमेशा ऐसी चीजें होती थी जिनकी रीसेल वैल्यूज ज्यादा हो। एक बार तो उनका गैंग $2 लाख के टॉमी हिलफिगर डिजाइनर कपड़े चुराने में कामयाब हो गया था। ये गैंग इतनी सफाई से काम कर रहा था कि कॉनरेल को आर्म्ड फोर्स तैनात करने पड़े, मगर फिर भी वो उन्हें नहीं रोक पाए। इसके पीछे की वजह थी इस गैंग का मास्टरमाइंड एडवर्ड मोंगोन। एडवर्ड का जन्म न्यू जर्सी में पटरियों के किनारे बसे एक घर में हुआ था। उसने बचपन से ही ट्रेन को आते जाते देखा था, इसीलिए ट्रेन उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। 16 साल की उम्र में आते आते वो अपने दोस्तों के साथ छुपकर रेल यार्ड्स में जाने लगा। वो समझ गया था कि मालगाड़ियों में क्या क्या होता है। वो ट्रेन की टाइमिंग और बोगीज की लोकेशन ट्रैक करने लगा। 16 साल की उम्र में अपनी पहली चोरी के लिए वो अरेस्ट भी हुआ। जेल से बाहर आने के बाद उसने फिर से छोटी मोटी चोरियां शुरू कर दी और धीरे धीरे पूरी बोगी साफ करने लगा। इसी दौरान उसके हाथ एक ऐसी चीज लगी जिसने उसे अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेन रॉबर बना दिया, एक वॉकी टॉकी रेडियो। ये वही डिवाइस था जिसे ट्रेन ड्राइवर्स और वेयर हाउस एम्प्लॉइज इस्तेमाल करते थे। इसकी मदद से एडवर्ड अब ट्रेन इंजीनियर्स, यार्ड मास्टर्स और पुलिस के बीच की बातें सुनने लगा। अब उसे ट्रेन की मूवमेंट और इनसाइड सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन मिलने लगी। इस इनसाइड इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एडवर्ड अपनी हर प्लानिंग बहुत ही डिटेल में करने लगा।
90s का दशक आते आते एडवर्ड की छोटी सी टीम एक बड़े गैंग में बदल चुकी थी, जिसे लोग कॉनरेल बॉयज कहते थे। एडवर्ड ने सिक्योरिटी को चकमा देने के लिए कई तरीके निकाले। वो लोग जंपर केबल्स का यूज करते थे ताकि इलेक्ट्रिक फेंस के करंट को डिसेबल कर सके। इस गैंग में एडवर्ड का एक खास आदमी था, माइकल सेंट, जो पूरी गैंग को मैनेज करता था और लोगों को चोरी के लिए तैयार करता था। जब रेल यार्ड की सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई, तब एडवर्ड ने फैसला किया कि वो मूविंग ट्रेन्स को टारगेट करेगा। एडवर्ड और उसकी गैंग अब एक शातिर ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी। वो किसी भी चोरी से हफ्तों पहले प्लानिंग शुरू कर देते थे। वॉकी टॉकी से उन्हें पता चलता था कि किस बोगी में कीमती सामान है। इसके अलावा एडवर्ड ने अपने लोग पटरियों के किनारे अंधेरे में खड़े कर रखे थे ताकि वो ट्रेन पर नजर रख सके। जैसे ही सही मौका मिलता वो लोग ट्रेन पर धावा बोल देते। उनके पास एक अलग टीम थी जो ट्रेन के साथ दौड़कर हैंडल पकड़ती और चलती ट्रेन में चढ़ जाती। अंदर घुसने के बाद ये जंपर्स कीमती सामान के बंडल एक एक करके बाहर फेंकने लगते। बाहर खड़े गैंग मेंबर्स उन्हें फौरन गाड़ियों में लोड करते और वहां से निकल जाते। ये चोरियां बिल्कुल परफेक्ट थी क्योंकि हर मेंबर अपना काम जानता था। एडवर्ड की पूरी गैंग एक मिलिट्री की तरह ऑपरेट कर रही थी, जिसमें गलती की गुंजाइश बहुत ही कम थी। मगर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर एडवर्ड को कैसे पता चलता कि कौन सी बोगी में क्या सामान रखा है। एडवर्ड कीमती सामान का पता लगाने के लिए उन कोड्स का इस्तेमाल करता जो इन बोगीज पर लिखे होते थे। इन्हीं कोड्स की मदद से उसे ये पता चलता कि कौन सी बोगी में क्या सामान रखा है और इसी हिसाब से वो बोगीज को टारगेट करता था। ये तो हो गई प्लानिंग, जिसकी मदद से वो लोग चोरियों को अंजाम देते थे। अब सवाल ये आता है कि वो लोग भागने के लिए किन रास्तों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि एडवर्ड हर चोरी को करने से लेकर भागने तक का बहुत ही बारीक प्लान बनाता था। इसीलिए वो भागने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया, सुनसान पड़े इलाके या जरूरत पड़ने पर दलदल से होते हुए निकलते थे जो रेलवे ट्रैक्स के आसपास होते थे। इन सभी चोरियों में 2 वैन्स इस्तेमाल होती थी। उन्हें भी ये लोग रेलवे यार्ड से ही चुरा लेते थे ताकि चोरी का सामान आसानी से लेकर भागा जा सके। एडवर्ड की इस प्लानिंग की वजह से वो लोग अब तक हर चोरी को बखूबी अंजाम दे पा रहे थे और पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पा रही थी। एडवर्ड की इस गैंग ने अपनी चोरियों की शुरुआत बोगी में रखी स्टेशनरी चुराने से की थी। इससे पहले वो लोग फेंस में दौड़ रहे करंट को डिसेबल कर देते थे जो रेल यार्ड्स के बाहर होती थी। इस करंट को डिसेबल करने के लिए वो लोग जंपर केबल्स का इस्तेमाल करते थे। जब तक करंट डिसेबल हो जाता तब तक वो लोग जालियां फांद कर आसानी से रेल यार्ड के अंदर घुस जाते। कुछ वक्त तक तो वो लोग रेल यार्ड में चोरियां करते रहे, मगर जब रेल अथॉरिटीज को समझ आया कि इतनी बड़ी चोरियां हो रही हैं, तब उन्होंने सिक्योरिटी को 4 गुना बढ़ा दिया। यहीं से एडवर्ड फैसला करता है कि अब वो खड़ी हुई ट्रेन्स के बजाय मूविंग ट्रेन्स को टारगेट करेगा। हालांकि चलती ट्रेन का सामान चुराना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इसके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ और ट्रेन की टाइमिंग का पता होना बहुत ही जरूरी था। इस पूरी प्लानिंग का सबसे मुश्किल पार्ट ये था कि एडवर्ड को चलती हुई मालगाड़ी पर लिखे कोड से ये पता लगाना होता कि कीमती सामान किस बोगी में है। पूरी गैंग को पटरियों के आसपास छुपकर इंतजार करना पड़ता था ताकि मौका मिलते ही वो अटैक कर सके। जैसे ही मालगाड़ी यार्ड से निकलकर ट्रैक्स पर आती, गैंग के मेंबर्स फौरन एक्टिव हो जाते और ट्रेन के साथ दौड़ने लगते। वो इस बात का खासा ध्यान रखते कि ट्रेन की स्पीड और उनके दौड़ने की स्पीड मैच करे, जो लगभग 15 से 20 किलोमीटर पर आवर होती। ऐसा करना इसीलिए जरूरी था क्योंकि अगर वो थोड़ा भी आगे पीछे होते तो उन्हें गंभीर चोटें आ सकती थी या पूरा ऑपरेशन चौपट हो सकता था। दौड़ते वक्त वो बोगी के हैंडल पकड़ लेते और बोगी का पता चलते ही वो उसमें चढ़ जाते। गैंग के पास कुछ स्पेशल टूल्स होते थे जिनकी मदद से वो ताले तोड़कर अंदर घुस जाते। अब वो लोग जल्दी जल्दी कीमती सामान के बंडल्स एक एक करके बाहर फेंकना शुरू करते, जिससे बाहर खड़ी दूसरी टीम वैन्स तक पहुंचा दी। ये पूरी चोरी उन्हें महज कुछ ही मिनट में ट्रेन के दूसरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले खत्म करनी होती, वरना वो पकड़े जाते। जब तक सामान लोड हो रहा होता तब तक गैंग की एक और टीम पुलिस और उसके आसपास की हर चीज पर नजर रखती थी ताकि किसी भी खतरे की सिग्नल दे सके। जो टीम ट्रेन के अंदर होती थी वो काम खत्म होते ही ट्रेन से कूदती और सुनसान इलाकों में गायब हो जाती। एडवर्ड ने अब तक एक नया तरीका भी निकाल लिया था। वो चोरी के वॉकी टॉकी पर वेयर हाउस का डिस्पैचर बनाकर बात करने लगा। इससे उसे हर मिनट की अपडेट मिलने लगी कि कौन सी ट्रेन कब निकलेगी और उसमें क्या सामान है। इस इंफॉर्मेशन की वजह से एडवर्ड और उसकी गैंग पुलिस से 2 कदम आगे थे। इस पूरी चोरी में गैंग नेक्टेल फोन्स का इस्तेमाल करती थी और उनकी अपनी एक कोड लैंग्वेज थी। अगर पुलिस उनकी कॉल्स टैप भी कर लेती तो भी उन्हें कुछ समझ नहीं आता। प्लानिंग के साथ साथ एडवर्ड ने एक और बायर नेटवर्क भी बना रखा था जो चोरी का सामान खरीदते थे। एडवर्ड ये सारी डीलिंग्स पर्सनली करता था और बायर से खुद ही मिलता था।
सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि गैंग में कोई नहीं जानता था कि सामान खरीद कौन रहा है। एडवर्ड ने हमेशा इसे राज रखा ताकि पुलिस कभी उसके बायर्स तक ना पहुंच सके। जैसे जैसे उनकी परफेक्ट रॉबरीज बढ़ती गई, उनकी कमियां भी बढ़ती गई, मगर अब वो पुलिस की नजर में आ चुके थे। 1990 आते आते कॉनरेल बॉयज पुलिस की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर थे। रेल कंपनीज को मिलियंस का नुकसान हो रहा था और गवर्नमेंट का प्रेशर पुलिस पर बढ़ता ही जा रहा था। दिसंबर 1997 को वो अपनी अब तक की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देते हैं। इस बार उनका टारगेट एक ऐसी बोगी थी जिसमें लगभग $2.2 मिलियन के टॉमी हिलफिगर के डिजाइनर कपड़े थे। एडवर्ड ने फिर से वॉकी टॉकी की मदद से उस बोगी का पता लगा लिया था। यहाँ से उनका काम शुरू होता है जो ट्रेन पर नजर रखते थे। जिस जगह ये चोरी की प्लानिंग की गई थी वो रेलवे ट्रैक के किनारे एक सुनसान एरिया था जो नॉर्थ बर्जेन न्यू जर्सी में था। ये एरिया एक इंडस्ट्रियल एरिया था जहाँ आसपास बिल्कुल सन्नाटा था और ये उनके लिए एक परफेक्ट स्पॉट था अपनी चोरी को अंजाम देने के लिए। इस बार भी सब कुछ पहले की तरह प्लान था। जंपर्स दौड़कर बोगी के अंदर चढ़ेंगे और बंडल्स को बाहर फेंकेंगे, जिसके बाद इन बंडल्स को बाहर खड़ी वैन्स में डाला जाएगा और वो वैन वहां से निकल जाएंगी। बहरहाल ये ट्रेन रेलवे यार्ड से निकलने के बाद 15 से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ चुकी थी। स्पीड ना बहुत ज्यादा थी और ना ही बहुत कम, मगर इसके बावजूद जंपर्स ट्रेन के साथ दौड़ना शुरू करते हैं और हैंडल पकड़कर उस पर चढ़ जाते हैं। वो लोग अपने साथ क्रो बार्स लाए थे जिसकी मदद से वो लोग बोगी का ताला तोड़ देते हैं। जैसे ही वो बोगी के अंदर घुसते हैं उन्हें अपने सामने टॉमी हिलफिगर के बॉक्सेस दिखाई देते हैं। उनका प्लान कामयाब हो चुका था। जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वही सामान बोगी के अंदर मिला। फिर वो आराम से एक एक बॉक्स ट्रेन के बाहर फेंकना शुरू करते हैं ताकि उन्हें वैन में लोड किया जा सके। हर एक बॉक्स की कीमत हजारों डॉलर्स में थी और एडवर्ड का गैंग जानता था कि उन्हें ये चोरी महज कुछ ही मिनट्स में निपटानी होगी ताकि दूसरा स्टॉप आने से पहले वो सभी ट्रेन से कूदकर भाग जाएं। एडवर्ड लगातार फोन के जरिए इस पूरी चोरी को मॉनिटर कर रहा था। महज 10 मिनट के अंदर वो लोग 50 बॉक्सेस को बोगी के बाहर निकाल चुके थे और फिर वो सभी रातों रात गायब हो गए। बहरहाल जब ये मालगाड़ी अपने अगले स्टॉप पर पहुंचती है तब रेल यार्ड वर्कर्स देखते हैं कि बोगी खाली पड़ी है। डिजाइनर कपड़ों के बॉक्सेस गायब देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि कॉनरेल बॉयज कोई मामूली चोर नहीं थे, बल्कि उन्होंने अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी और बेहतरीन ट्रेन रॉबरी को अंजाम दिया था, वो भी बिना कोई सबूत छोड़े। ये खबर पूरे न्यू जर्सी में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट हाथ धोकर इस गैंग के पीछे पड़ गई। कई सालों तक पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि एडवर्ड का फोकस हमेशा कीमती सामान पर होता था। वो छोटी मोटी चोरियों के लिए रिस्क नहीं लेता था और इसी वजह से हर चोरी में वो लोग लाखों डॉलर्स बनाने में कामयाब हो जाते थे। ये सारा चोरी का माल एडवर्ड अपने बायर्स को बेचता है जहां से उन्हें ऑन द स्पॉट कैश मिल जाता है। वो ये कैश अपनी पूरी गैंग में बांट देता है जिसका सबसे बड़ा हिस्सा खुद एडवर्ड को जाता है। एडवर्ड अपने गैंग मेंबर्स की पैसों के अलावा भी काफी मदद करता था और यही वजह थी कि वो सालों से पूरी ईमानदारी के साथ उसके लिए काम कर रहे थे। अब एडवर्ड और उसकी गैंग ने इतने पैसे कमा चुके थे कि वो सभी एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने लगे। महंगी गाड़ियां चलाने से लेकर डिजाइनर कपड़े पहनने तक और अय्याशी करने के लिए वो महंगे क्लब्स और रेस्टोरेंट जाने लगे। एडवर्ड भी अब कसिनो में जाकर बड़ी रकम से जुआ खेलने लगा। उसका पूरा गैंग राजाओं जैसी जिंदगी जी रहा था, मगर साथ ही साथ उन पर पकड़े जाने का खतरा भी बढ़ता जा रहा था। हर चोरी पुलिस के लिए एक नया सवाल छोड़ती रही। बढ़ता प्रेशर देखकर पुलिस ने फैसला किया कि अब वो इस केस को एक अलग तरह से सॉल्व करेंगे। सन 2000 आते आते कॉनरेल बॉयज मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स बन चुके थे। फेडरल एजेंसीज ने लोकल स्टेट पुलिस के साथ मिलकर उन्हें पकड़ने का प्लान बनाया। सबसे बड़ी परेशानी थी इतना बड़ा रेल नेटवर्क जो न्यू जर्सी से सैकड़ों किलोमीटर तक फैला था। इतना बड़ा एरिया होने की वजह से हर जगह नजर रखना मुमकिन नहीं था और इसी का फायदा कॉनरेल बॉयज उठा रहे थे। गैंग का सबसे ज्यादा साथ उनके वॉकी टॉकी रेडियोस ने दिया और साथ ही नेक्टेल के इनक्रप्टेड फोन्स ने, जिनसे वो पूरी चोरी को कोऑर्डिनेट करते थे। एडवर्ड की चालाकी ये थी कि गैंग का हर मेंबर सिर्फ उतना ही जानता था जितना उसके काम के लिए जरूरी हो। ना तो कोई पूरा प्लान जानता था और ना ही बायर्स के बारे में। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को एक और परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ट्रेन रॉबरीज को प्रॉपर्टी क्राइम माना जाता था जिसकी वजह से सजा कम होती थी, मगर पुलिस अब एडवर्ड पर रैकेटिंग यानी कि फ्रॉड के चार्जेस लगाने की कोशिश कर रही थी ताकि पूरे गैंग को हमेशा के लिए जेल भेजा जा सके। पुलिस को पहली कामयाबी तब मिली जब उनके हाथ एक बायर लग गया। उसने पुलिस को वो पक्के सबूत दिए जिसने कॉनरेल बॉयज का कनेक्शन इन चोरियों से साबित कर दिया।
पुलिस अब दिन रात उन पर नजर रखने लगी। उन्हें पता चला कि एडवर्ड अटलांटिक सिटी के कसिनो में हजारों डॉलर्स उड़ाता है। एडवर्ड ने जितनी चालाकी चोरी करने में दिखाई थी, उन्हें छुपाने में उतनी ही लापरवाही की। पुलिस ने एक ही टेक इंजीनियर की मदद से उनकी कॉल्स को ट्रैक करना शुरू कर दिया। जो कॉल्स उन्हें पुलिस से आगे रखती थी, वही कॉल्स अब उनके लिए मुसीबत बन गई। पुलिस एक एक रिकॉर्डिंग सुनने लगी और उन्हें गैंग की हर डिटेल मिल गई। दिसंबर 2001 में पुलिस को पता चला कि एडवर्ड और उसका खास आदमी माइकल एक क्लब में जाने वाले हैं। पुलिस ने उस नाइट क्लब पर रेड मारने का फैसला किया। इस रेड में 20 पुलिस ऑफिसर्स सिविल ड्रेस में शामिल थे। जैसे ही वो दोनों क्लब से बाहर निकले, पुलिस ने उन्हें घेर कर फौरन अरेस्ट कर लिया। पुलिस के पास अब रिकॉर्डेड कॉल, सीसीटीवी फुटेज और बायर्स की गवाही जैसे ढेर सारे सबूत थे। एडवर्ड के साथ कुल 23 गैंग मेंबर्स को जेल भेज दिया गया। कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ, जहां लॉयर ने बताया कैसे इस गैंग ने मिलियन का सामान चुराया। एडवर्ड को मास्टरमाइंड करार देते हुए 13 साल की सजा सुनाई गई। माइकल को 10 साल और बाकी मेंबर्स को 5 से 12 साल की सजा मिली। ये पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत थी। हालांकि ये गैंग कभी पकड़ी नहीं जाती, मगर पैसों के दिखावे और अय्याशी की वजह से वो पुलिस के नजर में आ गए। ये थी कहानी उस गैंग की जिसने अमेरिका की सबसे बेहतरीन ट्रेन रॉबरीज को अंजाम दिया, मगर अपनी लापरवाही से पकड़े गए। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और क्राइम स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।